पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में कई बार आग लगाया गया था। खाद भी इस बिल्डिंग से जो धुआं जो निकल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नेपाल इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। जेनजी आंदोलन के नाम से शुरू हुए विरोध ने सरकार गिरा दी। राजधानी काठमांडू से लेकर पश्चिमी नेपाल तक हिंसा की आग फैली हुई है। संसद, राष्ट्रपति भवन, नेताओं के घर और सरकारी दफ्तरों पर पत्थरबाजी व आगजनी के निशान हैं। हालांकि स्थिति शांत होती भी दिखाई दे रही है। काठमांडू में संकट के बीच भारत की एयरलाइन इंडिगो ने यात्रियों को राहत दी है। कंपनी ने कहा है कि 11 सितंबर से काठमांडू के लिए रोजाना 4 फ्लाइट फिर से शुरू होंगी। इसके अलावा रेगुलेटरी मंजूरी मिलने पर 2 स्पेशल रिलीफ फ्लाइट भी चलाई जाएंगी ताकि फंसे यात्रियों को सुरक्षित घर लाया जा सके। इन फ्लाइट्स के किराए भी कम रखे जाएंगे। इंडिगो ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और उनके अपने लोगों से मिलने की चिंता हमारी प्राथमिकता है। सोमवार को संसद भवन के बाहर पुलिस फायरिंग में 19 युवाओं की मौत के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। मंगलवार को कोटेश्वर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मार डाला। काली माटी थाने के पास हुई झड़प में 3 और प्रदर्शनकारी मारे गए। 2 दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 600 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हुए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने संसद और राष्ट्रपति कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी आगजनी हुई, जिसके बाद सभी सुनवाई अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई। अराजकता का फायदा उठाकर देश भर की जेलों से 13,500 से ज्यादा कैदी भाग निकले। बांके जिले के नौबस्ता बाल सुधार गृह में झड़प में 5 नाबालिग कैदियों की मौत भी हो गई। सिंधुलीगढ़ जेल से 471 कैदी, जिनमें 43 महिलाएं शामिल थी, फरार हो गई। कई जिलों में आगजनी और हथियार लूटने की घटनाएं भी हुई। इस कारण भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थिति संभालने के लिए नेपाल आर्मी ने देशव्यापी कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दिया है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, जिससे सैकड़ों विदेशी यात्री फंस गए। हालांकि बुधवार शाम 6 बजे से उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई हैं। इस बीच जेनजी आंदोलन के नेताओं ने 4 घंटे चली ऑनलाइन मीटिंग में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम नेता चुन लिया। उनकी साफ सुथरी छवि और राजनीतिक दलों से दूरी उन्हें युवाओं की पहली पसंद बना रही है। हालांकि नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया है। अभी तक नेपाल की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम के लिए दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। अब कुलमन घिनसिंग की इस रेस में एंट्री हो गई है। नेपाल आर्मी के प्रमुख जनरल अशोक राज सिकदल ने देशवासियों और जेनजी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। हालांकि नेपाल में हिंसा के तीसरे दिन भी स्थिति काफी तनावपूर्ण दिखाई दी, जहां जोगबनी सीमा पर एसएसपी एवं पुलिस तैनात दिखी। वहीं दूसरी ओर सीमा पार के रानी बाजार विराटनगर में प्रदर्शनकारियों के द्वारा दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर आईसीपी जोगबनी के बाहर नेपाल जाने वाली लगभग 300 से ज्यादा मालवाहक वाहन सड़क पर ही खड़े पाए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ड्राइवर व खलासी परेशान हैं। चालकों ने बताया कि उनके वाहन में नेपाल का माल लोड है। उन लोगों को नेपाल माल लेकर जाना था। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से वाहनों को अंदर लिया गया था, लेकिन सुबह सभी वाहनों को बाहर निकाल दिया गया है। नेपाल की स्थिति काफी गंभीर है। नेपाल में जाते हैं तो जान माल का खतरा है। सभी मालवाहक वाहन में नेपाल जाने के लिए सामान भरा पड़ा है। बंगाल, गुजरात, मेघालय, राजस्थान, दिल्ली आदि स्थानों से मालवाहक वाहन में सामान लेकर पहुंचने की बात ट्रक चालकों ने कही है। तो हम आपको नेपाल में अभी क्या है हालात ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां भारत भटनी मॉल को एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया था, जो अब पूरी तरह से जल गया है, लेकिन अभी धुआं उसमें से निकल ही रहा है।
नेपाल में सेना के द्वारा संध्या 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सड़क पर सेना की टुकड़ी लगातार गश्ती करते हुए नजर आ रही है। हमारे संवाददाता हैं अरुण कुमार की रिपोर्ट आप पहले देखिए। नेपाल में जिस तरह से 3 दिन से हुई हिंसा के बाद जो है नेपाल के भाटबिटा में आप देख सकते हैं कि ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में कल जो आग लगाया गया था। आज भी इस बिल्डिंग से जो धुआं जो निकल रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये वही बिल्डिंग है भाटबिटा का जिसमें जो जिसमें कि प्रदर्शनकारियों ने जो इसमें जो आग लगा दिया था, और यही बिल्डिंग जो है यहाँ जल रहा है और आज भी ये बिल्डिंग से जो धुआं जो निकल रहा है। हालांकि यहाँ अब जो है सेना ने जो है कमान जो है संभाल ली है और सेना अब लगातार जो है पेट्रोलिंग मार्च भी कर रही है, और सेना को देखते ही साथ जो यहाँ के लोग जो है भाग खड़े होते हैं। मुर्गी दाना लोड किया था आसाम से, विराटनगर बॉर्डर, विराटनगर का। यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा या जनता या सरकार का जो भी चल रहा है यहाँ पे, इसके कारण फंसे हुए हैं हम यहाँ पे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हमारी गाड़ियाँ हैं किस्त वाली, आपके चैनल के माध्यम से पार्टी जो भी इस गाड़ियों में जो भी माल है जिस पार्टी का, यहाँ का तो कोई मालूम नहीं है कि 1 महीना लगे या 15 दिन लगे, कब समझौता हो यहाँ पे। तो हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं या तो कहीं और खाली की जाएं या इस माल को कहीं पार्टी अपना गोडाउन लेकर के उतरवाए, ताकि आपको फिर जो है सहूलियत भी हो जाए और किस्ती पे गाड़ी भी आप। जी जी। क्या सब परेशानियाँ हो रही है खाने पीने को लेकर? खाने पीने की यहाँ पे बताइए कोई सुविधा नहीं है। खाने पीने की दिक्कत, यहाँ से 5-6 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। कहीं अगर चाय पीना भी है तो दूर जाना पड़ रहा है। कोई सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। क्या करेगा यहाँ पे गाड़ी वाला? काफी परेशानियाँ होती है। रात में जगह माल अब पूरे दिन यहाँ पे मतलब पूरे दिन ऐसी होता है, पूरे रात को रखाना पड़ती हैं गाड़ियाँ यहाँ पर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद दानिश। कहाँ से आ रहे हो? हम ये आसाम से मुर्गी दाना लोड करके लेके आए थे। यहाँ माल लेके आए हुए हैं उनसे मेघालय से, और ये विराटनगर बॉर्डर का माल लेके आए हैं। यहाँ पे हमें खड़े हुए आज 2 दिन हो गए सर। यहाँ पे किसी बात की ना सुविधा है ना कुछ है। हमारी गाड़ी है किस्तों की, 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार की किस्त है हमारी गाड़ियों की। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा जमा करेंगे, क्या करेंगे? अगर ऐसे हमारी गाड़ी खड़ी रहेंगी क्या करेंगे हम? कहाँ जाना था आपको? हमको ये विराटनगर जाना था। इस गाड़ी में क्या है? मुर्गी दाना लोड है सर। विराटनगर जाना था? जी सर। कब से यहाँ खड़े हैं? कल से खड़े हुए हैं सर। क्या सब परेशानी हो रही है? परेशानी बस यहाँ पे ना पानी है ना कुछ खाने पीने का है। अगर किसी भाई को भेज रहे हैं सुबह की चाय के लिए तो कम से कम 1 किलो आधा किलोमीटर दूर जाके तो चाय लेके आ रहे हैं तो पी रहे हैं। 1 टाइम का खा रहा है तो पूरा दिन काट रहे हैं सर। ये परेशानी है। पानी तलक नहीं है सर यहाँ पे। देख लो आप, जंगल है क्या है। आगे जा रहे हैं बीएसएफ वाले कह रहे हैं भाई जान का माल का तुम्हारा अपना रिस्क है। तो नेपाल में हाल ही में जेनजी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन और जेल तोड़कर भागने की घटनाओं के मद्देनजर बिहार सरकार ने भी सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए त्वरित कदम उठाया है। इसी को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नेपाल की सीमा से सटे सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य नेपाल में उत्पन्न अस्थिरता से बिहार की सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन और उनका प्रभावी ढंग से सामना करने की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सीमा पार से बिहार में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कड़ी जांच की जाए। उन्होंने कहा है कि बिना गहन जांच के किसी भी व्यक्ति को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य सचिव ने राज्य के महत्वपूर्ण संस्थानों और आधारभूत संरचनाओं जैसे पुल, रेलवे स्टेशन और पावर प्लांट पर विशेष निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि किसी भी आपात स्थिति में वे सीधे उनसे या पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी से संपर्क कर सकते हैं। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक
विनय कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन, गृह विभाग के वरीय पदाधिकारी, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, आईजी और पुलिस अधीक्षक भी शामिल थे। इधर पश्चिमी चंपारण के बेतिया में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सौर्य सुमन ने नेपाल में हो रहे हिंसा को लेकर पश्चिमी चंपारण से सटे भिसवा इनरवा बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों व स्थानीय पुलिस को पूरी तरह से चौकस रहने व हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखने व ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने को कहा गया है, ताकि विधि व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो। बेतिया जिले के सीमा से लगे नेपाल राष्ट्र में उत्पन्न विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण के आलोक में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विधि व्यवस्था के आकलन हेतु निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, सर्वप्रथम पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिले सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल से सटे हुए उनमें आपको हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसी के अनुसार कल बीते आपको शाम में मेरे द्वारा भी वहाँ पे विजिट किया गया था और इनरवा पुरुषोत्तमपुर मैनाताड़ बॉर्डर को आपको देखा गया था। वहाँ पे इनरवा बॉर्डर है, वहाँ पे संबंधित जो एसएसबी प्रतिनियुक्त है उनसे भी आपको वार्ता की गई थी और जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं और जो संबंधित उनके कमांडेंट हो गए और जो डीआईजी सर हैं उन सभी से बातचीत जो डीआईजी महोदय बेतिया हैं उनके द्वारा भी की गई। तो वहाँ पे हम लोग के द्वारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग कराया जा रहा है और वर्तमान में जो सटे हुए क्षेत्र हैं नेपाल से उसमें शांति व्यवस्था कायम है। ऐसी कोई सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। जो सीमावर्ती से सटे हुए क्षेत्र बेतिया जिले से लगते हैं उसमें ऐसी कोई सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं है। साथ ही साथ जो बीजी रिजर्व हम लोग के पास उपलब्ध है जो डीआईजी महोदय के आदेश के अनुसार मैनातार में प्रतिनिधित्व कर दिया गया है, उसके द्वारा भी विधि व्यवस्था को देखते हुए राइट कंट्रोल गियर में जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें मूवमेंट्स किया जा रहा है और जो भी आवागमन लोगों का हो रहा है वो प्रॉपर चेकिंग के साथ किया जा रहा है। जो बाइक्स या जो कार का जो एंट्री है वो भी आपको रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें भी प्रॉपर चेकिंग करा के ही उसको हम लोग करवा रहे हैं। और जो भी हालात नेपाल में फ़िलहाल में हम लोगों को जितनी भी सूचना जो खुफिया एजेंसी हैं और जो हम लोग के जो लोग उस पार हैं उनसे जो भी हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही है उसी अनुसार हम लोग सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर। तो नेपाल में प्रदर्शनकारियों के हिंसक प्रदर्शन के दौरान भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर से आने जाने वालों पर सख्ती की जा रही है। नेपाल से बड़ी संख्या में भारतीय क्षेत्र में रहने वाले रिश्तेदारों के पास लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में नेपाल के अस्पताल और मिलों में काम करने वाले कामगार भी भारत लौट रहे हैं, जिसे एसएसबी के जवानों के द्वारा पहचान पत्र देखकर प्रवेश करने दिया जा रहा है। नेपाल में फंसे भारतीयों के वापस लौटने का जायजा लिया है हमारे अररिया के संवाददाता अरुण कुमार ने और वापस लौट रहे लोगों से भी नेपाल के हालात को लेकर बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नेपाल से लौटकर भारत पहुंचने वाले लोग। हॉस्पिटल गए थे? कौन हॉस्पिटल? कब गए थे? कल गए थे। अच्छा, निकले वहाँ से कब? कोई दिक्कत हुआ रास्ता में? बहुत दिक्कत तो हुआ था बहुत। क्या कुछ बोलबो किया रास्ता में? अच्छा, माहौल कैसा है वहाँ भी? बहुत खराब माहौल है। कोई न्यूरो गए थे? जो भी है सरकारी प्रॉपर्टी जलाया जा रहा है। अच्छा, इंडिया के लोग जो वहाँ है तो उसको कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, इंडिया के लोग को कोई दिक्कत, कोई परेशान नहीं कर रहा है। कहाँ से आए इंडिया में? हम त्रिवेणीगंज। क्या नाम हुआ? ब्रजेश कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, कब गए थे हॉस्पिटल? शुक्रवार को गए थे। शुक्रवार को गए थे। तो वहाँ से कब निकले हैं? आधा घंटा पहले। क्या हालत है नेपाल में अभी? हम लोग हॉस्पिटल से आए रास्ता में। आप लोग को कोई परेशान भी किया? ना कोई परेशान। पैदल आए कि गाड़ी से आए? गाड़ी से आए हैं। टोटो से आए, टोटो में उतार दिया। अच्छा, जाना कहाँ है? अररिया। अररिया जाइए। क्या परेशानी हुआ था इनको? पैर में दर्द। अच्छा, उधर वहाँ से लाए हैं? कैसे पैदल लाए हैं कि किसी गाड़ी से? कोई दिक्कत परेशानी इंडियन आदमी को देख के? वहाँ का अभी क्या स्थिति है? नहीं, इंडियन देख के कोई दिक्कत नहीं हुआ है। वैसे दिक्कत हुआ, आने जाने का सुविधा बिल्कुल बंद है। वहाँ का अभी स्थिति क्या है? बहुत खराब है। बहुत खराब है। कहाँ गए आप? हमारा सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, सिमराही बाजार। तो नेपाल में हो रहे उग्र प्रदर्शन को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। बिहार के 7 जिले पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण, किशनगंज के बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। पूरी तरीके से आवाजाही को भी बंद कर दिया गया है। संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है, कहीं इस हिंसक झड़प की आड़ में भारत के खिलाफ कोई साजिश ना रची जाए।
कोई ऐसा विरोधी तत्व भारत में एंटर न हो जाए जो नेपाल की हिंसक झड़प का असर भारत तक पहुंचा पाए। इसलिए तैनाती लगातार भारत की तरफ से एसएसबी की बढ़ा दी गई है। सीमा पर पूरी चौकसी से निगरानी रखी जा रही है। कोई भी संदिग्ध अगर नजर आ रहा है तो तुरंत उस पर एक्शन के लिए तैयारी सेना ने कर ली है। अब देखना यह भी है कि नेपाल में जो हिंसक झड़प हो रही है इसका क्या नतीजा निकल कर सामने आता है, क्योंकि हालात वहाँ जो नजर आ रहे हैं, केपी ओली इस्तीफा देकर दुबई भाग गए हैं, क्योंकि वहाँ जो स्थिति अब लगातार बनी हुई है, जो खबरें निकल कर नेपाल से आ रही हैं वो वाकई में काफ़ी भयावह और डराने वाली तस्वीरें हैं। अब बात कर लेते हैं कि नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट के बीच किस रास्ते पर चलेगा नेपाल, किसके हाथ कमान होगी। हर पल बदल रहा है वहाँ का सीन। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ शुरू हुए युवाओं के आंदोलन ने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। इस उथल पुथल में 4 चेहरों की भूमिका भी सबसे अहम मानी जा रही है। इनमें सुदुन गुरंग, बालेंद्र शाह, रवि लमिछाने और सुशीला कार्की का नाम भी शामिल है। तो नेपाल के प्रसिद्ध इंजीनियर कुलमन घिसिंग अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेनजी की तरफ से पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया गया था, लेकिन फिर उनके नाम पर अंदरूनी विरोध होने लगा, जिसके बाद जो है अब कुलमन घिसिंग के नाम को आगे किया गया है। तो नेपाली सेना फिलहाल स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। पूरे देश में कर्फ्यू अब भी लगा हुआ है। साथ ही नेपाली आर्मी ने धारा 144 भी लगा रखी है। बाजार बंद पड़े हैं और सड़कें एकदम सुनसान दिखाई पड़ रही हैं। सड़कों पर सेना उतरी हुई है। इस दौरान स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि नेपाल से अगली तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है, क्योंकि सेना का हस्तक्षेप वहां बढ़ चुका है। केपी ओली दुबई भाग गए हैं, मंत्रियों के घर जला दिए गए हैं। नेपाल के हालात इस वक्त काफी बुरे नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि ये जो हिंसा है वो किसी ऐप बैन को लेकर तो है ही, लेकिन इसका मकसद जो है राजनीतिक भी है। कुछ नेता और वहाँ के लोग केपी ओली की जो तानाशाही चल रही है उससे परेशान थे। छोटे छोटे मुद्दे होते चले गए और आखिर में एक बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसकी वजह से विवाद गर्मा गया है। अब इसका असर कितना नेपाल पर होगा, क्या तख्ता पलट की तस्वीर देखने को मिलेगी, क्या सरकार में कुछ उलटफेर होगा, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वो अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।